अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विच इज चैप्टर 2 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस बाय रिली मायर्स एंड एलन। आज जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं उसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू देखना है कि वो क्या है, फाउंडेशंस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, रूल क्या है, कॉर्पोरेट गोल्स और प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट को आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिटेल में पढ़ा होगा। Present value is basically value today of a future cash flow. और future value क्या है? Amount to which an investment will grow after earning interest. फिर इसी में एक related concept है discount factor का और discount rate का. So discount rate क्या है? Interest rate used to compute the present values of future cash flows. और जो डिस्काउंट फैक्टर है ये बेसिकली है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1 फ्यूचर पेमेंट। सो $1 अगर फ्यूचर पेमेंट है तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये बेसिकली फैक्टर है। सो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आपने जो है वो डिस्कस डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो अब अगर आप फ्यूचर वैल्यू देखते हैं तो उसका फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r की पावर t। तो अगर आप फ्यूचर ऑफ $100 देखना चाहते हैं तो $100 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 + r की पावर t से। अब आपके पास अगर r हो यानी मार्केट इंटरेस्ट रेट और टाइम हो कि कितना फ्यूचर में इसको देखना चाहते हैं आप, तो आप इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल के एस्पेक्ट में, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 5.4 million if interest is compounded annually at a rate of 5% for 1 year. So आप इस फार्मूला में 5.4 मिलियन पुट करेंगे, 1.05 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, you'll get your future value, which in this case is अच्छा क्वेश्चन उसने हमें 5.4 मिलियन का दिया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 0.4 मिलियन को पुट इन किया है। तो 0.4 मिलियन की 1.05 पे एक साल बाद जो वैल्यू बनती है वो 0.42 मिलियन बनती है, यानी 4 लाख की फ्यूचर वैल्यू एक साल बाद 5% इंटरेस्ट रेट पे 4,20,000 हो। तब अगर आप डिस्काउंट फैक्टर को यूज़ करें तो इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो बेसिकली आपकी फाइंड आउट होती है डिस्काउंट फैक्टर को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर। सो जो हमारे पास फार्मूला था उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r की पावर t। तो अगर मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ तो उस साइड पे जो 1 + r था उसकी पावर t इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। सो ये जो 1/1 + r की पावर t है ना, ये हमारा डिस्काउंट फैक्टर है बेसिक। और C1 ये बेसिकली आपका फ्यूचर कैश फ्लो, यानी कैश फ्लो आफ्टर टाइम पीरियड 1, C1 का मतलब ये। अब अगर ये C5 होता तो इसका मतलब है 5 साल बाद का कैश फ्लो। तो डिस्काउंट फैक्टर ये आपका इस तरह से फाइंड आउट होता है, जैसे अभी हमने कहा 1/1 + r की पावर t जो है, और वो हमने कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1। तो यहाँ पे हमने 1 फ्यूचर वैल्यू पुट कर दी। सो इन डिस्काउंट फैक्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ऑफिस बिल्डिंग की वैल्यूएशन की बात करें तो फर्स्ट करें फोरकास्ट कैश फ्लो है। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो है वो हमारे पास 400 है। सेल प्राइस इन ईयर 1 इज 420। अब एस्टिमेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ इक्वली रिस्क इन्वेस्टमेंट्स इन द कैपिटल मार्केट ऑफ रिटर्न ऑफ 5%। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका जो है वो 5%। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपने इस फॉर्मूला में इसको पुट करना है 420 डिवाइड बाय 1.05। तो आंसर 400 ही आएगा क्योंकि ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं।
अब अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पे ऑफ अगर हम चेक करें तो वो हमें बताता है कि कॉस्ट जो थी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज तो थे 400 और कॉस्ट थी 370, तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 30, तो इस साइन को आप पॉजिटिव रखिए। सो एनपीवी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपने एफएम में भी देखा होगा, क्या था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दी कैश फ्लोज माइनस कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आपकी 400 है, कॉस्ट उसमें से माइनस करें तो 30 आंसर। अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू को हाइपोथेटिकली देखना चाहते हैं तो ये देखें प्रेजेंट वैल्यू माइनस रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो सी नॉट है और प्लस आपकी प्रेजेंट वैल्यू, तो ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा। सी नॉट इनिशियल कैश फ्लो है, यहाँ पे इसके साथ साइन माइनस भी होना चाहिए था, तो माइनस सी नॉट प्लस C1 ओवर 1 प्लस आर। सो सी नॉट आपका इनिशियली आउटफ्लो है और C1 की आपने प्रेजेंट वैल्यू लिया। इन दोनों का सम अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब रिस्क और प्रेजेंट वैल्यू का रिलेशनशिप अगर हम देखें तो हायर रिस्क प्रोजेक्ट्स रिक्वायर हायर रेट ऑफ रिटर्न। सो जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो इंक्रीज कर जाता है। सो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आपका ये जो इंटरेस्ट रेट यानी जो 5 मार्केट इंटरेस्ट रेट जिसे आप डिस्काउंट रेट भी कह देते हैं, ये आपका इंक्रीज कर जाता है। सो यहाँ पे हमने देखा था पिछले केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ C1 हमने फाइंड आउट की थी 420 की एट 5%, तो वो हमारे पास आई थी 400। सो अगर यही इंटरेस्ट रेट 5% की बजाय 6% हो जाए या 8% हो जाए तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू डिक्लाइन। जैसे इस एग्जांपल में हम बात करेंगे 420 की प्रेजेंट वैल्यू 12% पे हमें लेनी है, तो इसको 420 को 1.12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 375, जबकि आपका 5% पे जो है वो आ रहा था 400। तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ने से प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज कर जाए। सो अब अगर इस केस में हम फाइंड आउट करें तो जो पहले हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आई थी 30,000 आई थी 400,000 में से, यानी 4 लाख में से 370 माइनस किया था। तो इस केस में ये क्या आ रही है 375 मनफी 370, तो आंसर आया हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू 5,000। जहाँ हम नेट प्रेजेंट वैल्यू पहले 30,000 देख रहे थे, अब 5,000 था, तो वो डिक्लाइन कर गई। तो अगर इंटरेस्ट रेट में फर्दर इंक्रीज आया तो ये भी हो सकता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ जाए, और नेगेटिव आने का मतलब है कि आप उस प्रोजेक्ट को अब हम देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न रूल। एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट दैट ऑफर रेट ऑफ रिटर्न इन एक्सेस ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ये हम IRR के एस्पेक्ट में डिस्कस कर चुके होंगे। एक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो तो हम उसको उस इन्वेस्टमेंट को ऑफर कर रहे थे या उस इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट कर रहे थे। दूसरा तरीका था हमारे पास कि हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यूज़ करके उसको कंपेयर कर लें कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें द फॉरगॉन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज 12%, तो यानी कॉस्ट हमारे पास 12%, तो क्या हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो रिटर्न कैलकुलेट करने का तरीका है हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट कैसे आता है, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू। एंडिंग वैल्यू आपकी 420,000 थी, बिगिनिंग वैल्यू आपकी 70 थी, डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू, तो आपके पास इसकी कॉस्ट आती है 13.5%। 13.5% का मतलब है कि ये 12% से ज़्यादा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे।
अगर ये 12% से कम होती है, यानी आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 15% होती, तो आप इस प्रोजेक्ट को कभी भी, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू रूल है वो हमने कहा था कि अगर वो पॉजिटिव है तो हम इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। So, जैसे इस केस में अगर हम कहें सपोज वी कैन इन्वेस्ट 50 टुडे एंड रिसीव 60 in 1 year, should we accept the project given a 10% expected rate? So, हमने एनपीवी का जो फार्मूला पढ़ा था वो था माइनस कॉस्ट यानी -50 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, तो 60 डिवाइडेड बाय 1.1। सो उसको हम डिस्काउंट करते हैं और नेट आंसर हमारे पास आता है 4.55। तो अब अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम ये एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर आप 1 लाख आज इन्वेस्ट करते हैं तो 3 सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। स्लम सिचुएशन रही तो आपको पे ऑफ 80,000 मिलेगा, नॉर्मल रही तो 1,10,000 और बूम रहा तो 1,40,000। तो अगर आप एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फाइंड आउट करना चाहें तो वो एवरेज आता है तकरीबन 1,10,000। यानी आप 1 लाख इन्वेस्ट करें तो आपकी जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है वो 1,10,000 की एक्सपेक्टेड, लेकिन अगर आप अलग अलग सिचुएशंस में देखें तो वो डिफरेंट है आपके पास, उसकी वजह से आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो। सो अगर हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, स्टॉक इज ट्रेडिंग फॉर 95.65, नेक्स्ट ईयर्स प्राइस गिवन अ नॉर्मल इकोनॉमी इज फोरकास्टेड एट 110। सो करंट प्राइस जो है वो ये है और 1 साल बाद की ये है। द स्टॉक्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ लीड्स टू एन एक्सपेक्टेड रिटर्न, और वो कितना होगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने कहा था एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, सो एंडिंग माइनस बिगिनिंग डिवाइडेड बाय बिगिनिंग, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 15%। इसी तरह अगर हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट द एक्सपेक्टेड रिटर्न लीड टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट क्या पास होगा? सो 1,10,000 को 1.15 से डिवाइड करोगे यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यू लोगे तो वो आपका 95,650 जो कि 95.65 ही था बेसिकली। Notice that you come to the same conclusion if you compare the expected project return with the cost of capital. अब expected return था आपका 10% ending minus beginning के हिसाब से। So investment versus consumption अगर हम देखें, so some people prefer to consume now. So ये ऑपरेशनल एस्पेक्ट है, आज आप अपना बेहतर कर लें, फ्यूचर के लिए आप सेव ना करें, तो ये बेसिकली कंजम्पशन का एलिमेंट है। अगर आप फ्यूचर के लिए सेव करना शुरू हो गए तो इसका मतलब है आपके माइंड में इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है। सो बोरोइंग एंड लेंडिंग अलाउज अस टू रिकंसाइल दीज अपोजिंग डिजायर्स व्हिच मे एग्जिस्ट विद इन द फर्म्स शेयर होल्डर्स, और ये शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर जो है वो ये डिजायर जो है वो डिफरेंट हो सकती है कि हमने डिविडेंड ज़्यादा लेना है या ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाना है ताकि फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हो और हमें फिर ज़्यादा डिविडेंड्स मिले। अच्छा, फिर ये शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है आपकी डिविडेंड्स की। लॉन्ग रन अप्रोच ये है कि उसके स्टॉक की प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करनी चाहिए। तो ये जो डिजायर्स हैं ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स डिफर कर सकते हैं। सब अगर आप देखें ये दो इन्वेस्टर्स हैं ए और बी, सो कुछ इन्वेस्टर्स जो है वो एक ही के बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ बी के बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहे हैं। जो इनकम है आपकी टाइम पीरियड 0 पे देखें तो बी वाले जो है वो इसको प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि हाईएस्ट इनकम आ रही है, और पीरियड 1 में अगर आप देखें तो वो हाईएस्ट है। सो ये लॉन्ग रन अप्रोच है। करंटली उसकी इनकम लो है लेकिन करंट इनकम हाई होने के बावजूद लॉन्ग रन लो है। सो इस वजह से ये डिफरेंट बिहेवियर जो है वो इन्वेस्टर्स के एग्जर्ट। एग्जाम्पल देखते हैं कि ग्रॉस ऑफर वांट्स टू कंज्यूम नाउ, और जो एंट है वांट्स टू वेट।
बट ईच इज़ हैप्पी टू इन्वेस्ट। दोनों जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ईच इन्वेस्ट 185,000 एंड रिटर्न्स टू 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। दोनों ने 1,50,000 लगाया और 2,10,000 एक साल बाद कमा लिया। जी wants to consume now, so G borrows 200,000 and repays to 10 at the end of the year। क्योंकि जी अभी कंज्यूम करना चाहता है तो वो ये कहता है कि क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो साल बाद 2,10,000 तो मुझे मिलेंगे। सो आज वो 2 लाख बोरो करता है और वो उसको खाना शुरू हो जाता है। जबकि अगर हम एक ही बात करें तो वो डिफरेंट बिहेवियर एग्जर्ट कर सकते हैं। The existence of capital markets allows G to consume now and still invest with A in the present। So, चूँकि कैपिटल मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं, यानी स्टॉक मार्केट है, ब्रोकर्स है, फिर बैंक्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं ये काम करने के लिए। तो वो फैसिलिटेट करते हैं जी को ये काम करने के लिए कि वो आज कंज्यूम कर ले, कल की कल, लेकिन साथ साथ वो ए में इन्वेस्ट भी कर सकते, ए के साथ इन्वेस्ट भी कर सकते। ठीक। अब ग्रॉस ऑफर जो है वो अभी कंज्यूम करना चाह रही थी और एंड्स जो है वो वेट कर रही है। बट ईच इज़ हैप्पी टू इन्वेस्ट। दोनों ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। ईच इन्वेस्ट 185,000 एंड रिटर्न्स टू 10,000 at the end of the year। G wants to consume now, so G borrows 200,000 and repays to 10 at the end of the year। So अब अगर आप देखें डॉलर्स नेक्स्ट ईयर को और डॉलर्स नाउ को, सो 185 से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू होती है, ठीक है, और 210 तक जो है वो आपकी जाती है। सो ये उस रिलेशन को शो कर रहा है। अगर हम जी की बात करें तो जी जो है वो 185 तो अभी इन्वेस्ट कर दी है, लेकिन साथ में 2 लाख उसने बोरो किए हैं आज, और आज ही इन्हें खर्च कर रहा है। साल बाद 2,10,000 उसे जो मिलेंगे उनसे वो लोन उतार देगा। जो ए है वो 185 आज इन्वेस्ट तो कर रहा है, लेकिन 2,10,000 वो अगले साल कंज्यूम करेगा, वो आज नहीं कंज्यूम करेगा। ये दोनों की सोच में ऑब्वियसली अगर हम मैनेजर और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को देखें तो देयर आर सर्टेन टूल्स दैट इंश्योर मैनेजमेंट पेज अटेंशन टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म को उन्होंने लाजमी जो है वो एड्रेस करना होता है। सो मैनेजर्स एक्शंस आर सब्जेक्ट टू द स्क्रूटनी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये हम पहले बात कर चुके हुए हैं। जो शेयर्स हैं they are likely to find they are ousted by more energetic managers। और जो मैनेजमेंट की बात नहीं मानते, मैनेजमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते या उनके ऑब्जेक्टिव्स के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स इन लाइन नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंपनी से बाहर होते हैं और नए लोग जो है उनकी जगह आ जाते हैं। अब इनको ये काम करने के लिए बाज़ औक़ात जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑप्शन जैसे। तो वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे के जो है वो मैनेजर्स को फर्म की ओनरशिप में इन्वॉल्व करते हैं, ताकि अगर फर्म कमाएगी तो ऑब्वियसली वो भी कमा रहा होगा ना अल्टीमेटली। से एक सर्वे हुआ, उसमें हमने असेस किया 78 मैनेजर्स 5 कंट्रीज से हमने देखे, और सवाल ये पूछा कि हुज कंपनी इज इट, किसकी कंपनी है। तो शेयर होल्डर्स का जवाब कि जी हमारी, और ब्लू लाइन है हमारे पास ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी तमाम स्टेक होल्डर्स। तो जापान में 3% ऑफ शेयर होल्डर्स ने कहा कि शेयर होल्डर्स की है, रिस्पोंडेंट्स ने, मैनेजर्स ने कहा कि शेयर होल्डर्स की है, और 97% ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की। जर्मनी में ये रेशो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, मैनेजर्स ने कहा कि नहीं मालिकों की है, 17% लोगों ने कहा। 83% जो है वो कहते थे नहीं तमाम लोगों की है, तमाम स्टेक होल्डर्स की, यानी एम्प्लॉयज़ भी हैं, मैनेजर्स भी हैं,
शेयर होल्डर्स भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, लंबी लिस्ट। फ्रांस में ये परसेंटेज इंक्रीज हुई 22% पे आई 78%, उन्होंने कहा ऑल स्टेक होल्डर्स। यूके में ये परसेंटेज टोटली डिफरेंट हो गई। 71% लोगों ने कहा कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो इसके मालिक, और 29% ने कहा कि नहीं, सब इसके मालिक। यूएस में ये और डिक्लाइन पे आया। यूएस में 76% लोगों ने कहा कि नहीं, ये शेयर होल्डर्स की कंपनी हमारी नहीं है, जो मैनेजर्स थे, और सिर्फ 24% ने इसको ओन किया। सी ओनिंग अगर आप देखें तो जापान में जो कंपनी को ओनरशिप देने का तमाम स्टेक होल्डर्स को या मैनेजर्स को जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम नजर आया, और जो वीकेस्ट आपको नजर आया यूएस में नजर। इसी तरह डिविडेंड्स वर्सेस जॉब्स का जो एलिमेंट है उसके बारे में उनसे पूछा गया, तो ये रिस्पांस था 399 मैनेजर्स का 5 कंट्रीज से। क्या इंपॉर्टेंट है, जॉब्स इंपॉर्टेंट है या डिविडेंड पे करना इंपॉर्टेंट है? तो जॉब सिक्योरिटी जापान में डोमिनेट की, जर्मनी में उससे डिक्लाइन पे आई, फ्रांस में उससे कम आई, और यूके में टोटली अपोजिट हो गई, इवन यूएसए में। उनका जी डिविडेंड्स इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जॉब सिक्योरिटी। जॉब जाती है तो चली जाए लोगों। अगर हम कॉरपोरेशन के गोल्स देखें, हम पहले बात कर चुके हैं कि शेयर होल्डर्स की डिज़ायर ये होती है कि वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज होते हुए देखना चाहते हैं। क्या मैनेजर्स शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं तो इनका मतलब है दोनों के ऑब्जेक्टिव्स इन लाइन है। अगर नहीं करते तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वही एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट हम पहले बात कर चुके हैं। मैनेजर्स हैव मैनी कंस्टिट्यूएंसीज, और उसमें से एक स्टेक होल्डर है। ठीक, स्टेक होल्डर से हम पहले बात कर चुके हैं। उसने कस्टमर्स को भी देखना है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को भी देखना है, उसने अपने लेंडर्स को भी देखना है, उसने टैक्स एजेंसीज को भी देखना है, तो सारे उसके स्टेक होल्डर्स हैं। और एजेंसी प्रॉब्लम्स क्या हैं? बेसिकली इट रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड ओनर्स। ये हम पहले डिटेल में इस पर बात। एजेंसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? एक तो ये कंपनसेशन प्लान्स बनाए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आप बोनस इशू दे दें, स्टॉक ऑप्शंस दे दें। सो इस तरह के जब इंसेंटिव्स हैं वो मैनेजर्स को आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स इन लाइन करने में बड़ा हेल्प करेंगे। इस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। तीसरा एलिमेंट यह है कि टेक ओवर्स हो जाए, यानी मैनेजमेंट आप चेंज कर लें, कोई बाहर वाला आपको आके टेक ओवर कर ले। सो नंबरस एस्पेक्ट्स में हो सकते हैं। फिर आप स्पेशलिस्ट भी हायर कर सकते हैं जो मॉनिटर करें फर्म की परफॉर्मेंस को या मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को। फिर ऑडिटर्स का रोल तो है ही है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को जज करने। That's it for today.